राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुधवार से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिन का होगा। 13, 14 और 18 नवंबर को विधानसभा की बैठकें होंगी। सत्ता पक्ष विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन के पटल पर कई बिल रखे जाएंगे। तो इस बार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र से एक दिन पहले आज विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया। इसमें विधानसभा के नियम, कायदे और परंपराओं के बारे में विधायकों को बताया गया। इससे पहले सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई थी। इसमें विधानसभा सत्र की कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई थी और अब ये ट्रेनिंग सेशन विधायकों को लेकर हुआ है। भूमिका नहीं निभा पाता क्योंकि उनका विषय है। मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नोमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जो भी आए उसको। सर, विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो देखिए, जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। हाँ। अगर बिजनेस और आएगा तो फिलहाल 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला है। बीएससी की बैठक के अंदर 13, 14 और 18 तारीख को सेशन चलेगा और इस पर सभी ने, पक्ष के और विपक्ष के अध्यक्ष महोदय भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, मैडम सावित्री जिंदल थी, विपक्ष की तरफ से मैडम भुक्कल थी। तो सभी ने फैसला लिया 3 दिन ये सेशन चलेगा और सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग से इस सेशन को चलाए। देखिए, बीएससी की मीटिंग हुई है। 3 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 16 और 17 की छुट्टी है। फिर 18 तारीख 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, और पहले ये था कि उसी दिन वोट ऑफ थैंक्स। तो हमने यही बात कही है, मुख्यमंत्री जी इसमें थे और स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर सभी मेंबर्स थे। हमने कहा है क्योंकि इस बार प्रश्नकाल नहीं है, तो प्रश्नकाल ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे जो साथी हैं अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो गवर्नर एड्रेस की अवधि को बढ़ाकर 13 तारीख और 14 तारीख भी कर दी गई है। और 14 तारीख को जो है वोट ऑफ थैंक्स होगा। साथ ही साथ में 0 आवर के लिए भी हमने कहा है 0 आवर रहे ताकि अपने मुद्दे उठाए जा सकें। क्वेश्चन आवर नहीं है, कॉल अटेंशन भी जो है वो लगाया जाए। हमने तो कहा 18 की बजाय अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र होगा जो बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा। नेता प्रतिपक्ष अब तक कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई, इसको लेकर बीजेपी तो सवाल खड़े कर ही रही। कांग्रेस के नेताओं के पास भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुद्दे उठाएं, टाइम तो बढ़वा लेंगे, कोई बात नहीं, स्पीकर सर से कर लेंगे रिक्वेस्ट। किसानों से डर रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष चुन के आए ना, उनका नेता प्रतिपक्ष ही नहीं मिल रहा, अभी तक ढूंढ रहे हैं, कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कब तक ऐलान होगा सर? हाईकमांड से पूछ लो जाके। आज रात तक हो जाएगा सर? क्यों, हमारे को दिक्कत नहीं तो आपको कोई दिक्कत है? तो बिना नेता प्रतिपक्ष किस पर क्यों क्यों नहीं चल सकता? किसने कहा नहीं चल सकता? हुआ नहीं चल सकता। भाजपा लगातार सवाल उठता है। भाजपा तो अपनी क्या बोलती रहेगी, वो तो रोज झूठ बोलती है, दुनिया भर के वो करती है। नेता प्रतिपक्ष कोई होए ना होए, हर एमएलए का अपना एक अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से अपनी बात रखता है। जहाँ 0 ओवर में एमएलए को मौका मिलता है, वहाँ गवर्नर ड्रेस पे भी लगभग सभी को तो नहीं, परंतु ज्यादातर लोग उस पर अपनी बात रख सकते हैं। विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर कई आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी ने उन पर पार्टी अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाकर पार्टी से बर्खास्त कर दिया। बालमुकुंद शर्मा ने हुड्डा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कांग्रेस पार्टी की बलि ले ली। उदय भान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव हारे और वो खुद भी हारे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। तो आप सुन रहे थे बालमुकुंद शर्मा को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान पर आरोप लगाए हैं। कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे के लिए कांग्रेस की बलि ले ली
कल से सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा अभी तक, चूंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल हमारे साथ हैं। विधु रावल जी आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। ललित अरोड़ा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरोड़ा साहब आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह जी आपका स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूँ। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, इस बात का सभी को इंतजार है। पहला रिएक्शन चाहूंगा इस मुद्दे पर आपका। और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे जी बात साकार है। जी देखिए, बड़ा एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है हरियाणा के इतिहास में कि किस प्रकार से प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन, एक नई परिभाषा जो है इस देश के अंदर आई है। प्रो इनकम्बेंसी यानी काम करने वालों को बार बार अवसर मिल देती है जनता। किस प्रकार से हम लोग थक गए थे एंटी इनकम्बेंसी की बात सुनते सुनते, विश्लेषक भी बोर हो गए थे इस शब्द को लिखते 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 लिखते। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन कर रही है, मुझे लगता है कि कार्यपटल पर कल उस प्रो इनकम्बेंसी के लिए जो काम अगले 5 साल तक किए जाना है, जो जनता ने मैंडेट दिया है, मुझे लगता है वो कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और कल के बाद परसों और उसके बाद 18 तारीख, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। राज्यपाल का भी रहेगा और उसके बाद पर चर्चा रहेगी। और हम जानते हैं इस बार 0 और पर है, लेकिन इस प्रकार की बात जो मैंने सुनी है हाईकोर्ट से और जो कार्यकाल आज हरियाणा चंडीगढ़ में, उसके बाद जो कराई है बात और जो बिजनेस एडवाइजरी के लोग बताए, वो ये सभी विधायकों को एक बहुत चाहे समय हो, लेकिन सभी विधायकों को एक बार कुछ न कुछ बोलने का अवसर दिया जाएगा, उनको समय दिया जाएगा वो क्या बोल रहा है, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। अपने विषय, हल्के के विषय उठाना चाहें या सामूहिक विषय उठाना चाहें या ईवीएम का रोना रोना चाहें या कोई और विषय बना दे, कोई कहीं से पकड़ कर ले आए जबरदस्ती का कोई आंदोलन, कोई फर्जीपन, इस प्रकार चलता रहा। लेकिन मुझे लगता है मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मुझे लगता है एक बड़ी एक जो है प्रोग्रेसिव और एक बहुत अच्छा जो है हमारे हरियाणा के अंदर पॉलिटिक्स देखने वाले। हम क्योंकि जानते हैं कि 40 नए लोग हैं इस बार विधायक बनकर आए। एक बहुत बड़ा, लगभग आधा सदस्य है जो वहां पर पिछली बार नहीं था। और 40 के अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछली बार विधायक नहीं बन पाए थे, इस बार मतलब एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, 2-3 बीच में विधायक नहीं रहे, पहले कभी रहे। तो मुझे लगता है लगभग एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो उद्गम हो रहा, वो उद्गम शानदार होगा। चौधरी नायब सिंह सैनी जी को बहुत कम अवसर मिला था, बहुत कम समय मिला था, लेकिन उस समय भी उन्होंने, जैसे कहते हैं, पूत के पांव पलने में दिख जाता। हमने देखा एक के बाद एक बहुत जनहित जो है उन्होंने घोषणाएं की, उसको भी मूर्त रूप देने के लिए, उसको भी जो है कानूनी अपनी जामा पहनाने के लिए जो ये सदन, ये सेशन जो है, ये सत्र जो है उसका उपयोग जरूर किया जाएगा। इसके अलावा जो हम कुछ जो जनता के बीच में विषय लेकर गए, जिस पर जनता ने अपनी एक पॉपुलर मैंडेट के तहत जो है हमें मोहर लगाकर किया, उन सब विषयों को भी जो है विधानसभा में आकर रखा जाएगा। हाँ, ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चौधरी नायब सैनी एक के बाद एक जो है ऐतिहासिक बातें कर रहे होंगे, ऐतिहासिक कामों को जो है कानूनी रूप दिखा रहे होंगे, तो सामने बिल्कुल सामने की जो कुर्सी होगी वहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नहीं होगा। ये जरूर जो है चिंतनीय विषय। लेकिन देखिए, मतलब यू आर एज गुड एज द पीपल यू चूज। तो जिस प्रकार से हम इस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को इस बार अवसर किया है नेता प्रतिपक्ष बनाने का, उससे पहले इंडियन लोकदल को लगातार देती रही थी, लेकिन उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए थे। अब कांग्रेस पर आए। अब म्यूजिकल चेयर तो आजकल अब पिछले कुछ सालों से प्रतिपक्ष के रूप में है ना हरियाणा की जनता की। म्यूजिकल चेयर तो पहले इंटरनेशनल लोकदल को सफल काम नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस को देना शुरू किया पिछले 2 बार से। अब ये भी अगर सफल नहीं होंगे तो कोई और पार्टी नेता प्रतिपक्ष का रोल दे। लेकिन जनता चाहती है कि अपने से ही अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद जो है काम करने वालों को दे, ताकि दूसरे लोग
परिपाटी पर चलने लगे। तो बड़े आशा से ठीक है। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, जन काम होंगे और मुझे लगता है ठीक है सर। ठीक है। ठीक है विदुर रावल जी, कुछ आवाज में भी दिक्कत आ गई। मैं अब अगले राउंड में आपके पास आ रहा हूं, ललित अरोड़ा जी के पास में जा रहा हूं। ललित अरोड़ा जी, नेता विपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया है, अब ऐसे में क्या तस्वीर बनेगी सदन की, क्या कहेंगे आप इस पर? सर आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। गुरमीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। विदुर रावल जी शायद हमारे साथ हैं। विदुर जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, मैं आप ही के पास एक बार फिर से आ रहा हूं, क्योंकि जो सवाल मैंने अरोड़ा साहब से पूछा उसी को लेकर आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। अब आप लोग तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो आपके विधायक रहेंगे और उनकी तरफ से कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी, विपक्ष के विधायक भी अपने अपने मुद्दों को रखेंगे, उन पर बात होगी, लेकिन नेता विपक्ष का ना होना ये क्या तस्वीर बनाएगा सदन की? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का एक रोल है और अगर उसको इतना महत्व दिया गया है, बहुत सारे ऐसे विषय जो सरकार से छूट जाते हैं, विपक्ष जो है, जिम्मेदार विपक्ष जो है, वो उसको सरकार के संज्ञान में लेकर आता है, ध्यान में लेकर आता है। हमने वर्षों दशकों तक विपक्ष की भूमिका निभाई है और हमने बताया कि आदर्श विपक्ष कैसा होता है, हमने साबित करके दिया। और उसके बाद जो है हम जब सत्ता में आए तो अब हम ये साबित किया कि आदर्श सत्ता कैसी होती है। तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा कार्यकाल देखते हुए जब हम लोग विपक्ष में थे, जब हम जनता की बात उठाते थे, तब किस प्रकार से हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे थे। ठीक है, बीच में कुछ तानाशाहियां रही हैं और लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ा कंस्ट्रक्टिव विपक्ष जो है हमने निभाया। तो उस नाते से मुझे लगता है हमारा विपक्ष इसका अनुसरण करेगा। लेकिन ये जरूर दुर्भाग्य की बात है हरियाणा की जनता के लिए कि उन्होंने तो 36-37 विधायक भी दिए, ये सोच के तो नहीं लिए थे कि वो लोग सरकार से आकर पॉलिटिकली नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुना है, मुझे लगता है सबसे बड़ा बिट्रायल उनके साथ, सबसे बड़ा विश्वासघात उनके कारण है, उनके साथ हो रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये अपनी पॉलिटिसिटी में, अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी बैड पॉलिटिक्स में ये दिखा ही नहीं पा रहे हैं कि कैसा हरियाणा को एक विपक्ष जो होना चाहिए वो मिले। यही कारण बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी आज लोगों के मन से उतरती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित कर पा रही है, बारंबार स्थापित कर पा रही है। और इसके साथ साथ हम बैक करते हैं गरीब कल्याण के कार्य को। किस प्रकार से गरीब को केवल नारों में रखा गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमने उन नारों से निकालकर गरीब को सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आज हर योजना जो बनती है वो अंत्योदय के भाव के साथ बनती है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय करने के भाव के साथ बनती है। और जब हम जन कल्याणकारी काम करते हैं, गरीब हितैषी काम करते हैं, तो उसका अनुकरण से पूरे देश में हो। हमने देखा कि एक के बाद एक हमारी योजनाएं जो है आई। इसके साथ साथ हरियाणा के जो पूरा बैड नेम जो आया था, जो एक बड़ा जो है हमारे लिए धब्बा था पर्ची और खर्ची का, हरियाणा के लिए माना जाता था कि हरियाणा के अंदर नौकरियां जो है गरीब की नहीं, हमने वो पर्ची वाला सिस्टम भी जो है दूर किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका सवाल पर अगर सीधा आए कि नेता प्रतिपक्ष का ना होना, ये जरूर जो है कॉज ऑफ वरी है। अब 37 विधायक कांग्रेस पार्टी को दिए और उसके बाद भी वो इतने तक डेढ़ महीने तक अगर अपना सत्ता ही न चुन पाए विधायक दल का, इतनी बैठकों के बाद, इतनी डेलिब्रेशन के बाद, इतनी रिपोर्ट के बाद जो है, तो अगर ये गलती से सत्ता में आ जाए तो ये हरियाणा का क्या बुरा हाल करते हैं, ये भी सहज एक कल्पना हो सकती है। ये इतने आक्रमण्य लोग हैं, कोई काम नहीं करने की, पॉलिसी पैरालिसिस का एक मोटो रहा है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में देखा करते थे इस प्रकार से पॉलिसी कहीं नहीं पहुंचती और पूरा देश जो है एक लॉस्ट डेकेड के तौर पर याद किया गया। तो मैं बारंबार बधाई देना चाहता हूं हरियाणा की जनता को, जिसने हरियाणा के लिए जो है ये काल जो हरियाणा का जो स्वर्णिम काल है इसको खराब नहीं होने दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अपना जो स्वर्णिम काल था उसमें कहीं किसी प्रकार की गेंदबाजी थी और जो वोट कंटिन्यूएशन चल रहा था, जो मनोहर लाल जी के जमाने में जो शुरू हुआ था, उसी को आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से आज चौधरी नायब सिंह सैनी आज 4 चांद लगा रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में होते हुए आज मैं देख रहा था, आज उनका महाराष्ट्र के अंदर जो प्रचार चल रहा था
कितना जबरदस्त अट्रैक्शन आज जो है चौधरी नारायण सिंह सैनी जी के लिए महाराष्ट्र के अंदर देख पा रहे हैं लोग। हम देख पा रहे थे किस प्रकार से लोग काम करने वालों को फिर आंखों पर बिठा देते। निश्चित तौर पर मनोहर लाल की याद रखा जाएंगे। हरियाणा के अंदर कार्य संस्कृति का एक नया अध्याय लिखने के लिए किस प्रकार से मनोहर लाल जी ने जो पुरानी सारी कमियां थी, चाहे वो परिवारवाद की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, भ्रष्टाचार, उन सारी कमियों को जो है हरियाणा से दूर भगाया और फिर हरियाणा को जो है अपने स्वर्णिम पथ पर चढ़ा दिया और वहां से जो है चौधरी नारायण सिंह सैनी जी ने उठा लिया। ठीक है सर, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित अरोड़ा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है जी सर, मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा सर आज के मुद्दे को लेकर। कल सत्र कल से शुरू हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? देखिए, हमारे वहां पे 37 विधायक रहेंगे ना। बात है कि नेता प्रतिपक्ष हमने सदन में नाम नहीं दिया, तो नेता प्रतिपक्ष के बिना ये कार्यक्रम होगा, जो भी कार्रवाई होगी सदन की वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से वहां अभिभाषण होना चाहिए, जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जो सदन के वो भी हैं, तो उनका राज्यपाल महोदय का भाषण होगा। शायद फिर अपना ये बजट पेश करेंगे। तो जब जो हमसे पूछे जाएंगे वहां पे, तो जो हमारे 37 में से 4 या 5 या 6 लोग उनके राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलेंगे। वो आज डिसाइड हो गया है, 12 वाली मीटिंग थी उसमें ये बातें फॉर्मली तो डिस्कस हो ही गई हैं। और उसके बाद अगर वो बजट प्रेजेंट करते हैं और अगर आज की तारीख में शून्यकाल और प्रश्नकाल 13 तारीख को नहीं करते, हालांकि 11 से 12 प्रश्नकाल और 12 से 1 शून्यकाल आमतौर पे सदन में होता है, तो वहां पे हमारी आवश्यकता बोलने की होती है। तो वहां पे भी हमारे स्पीकर तय हो चुके हैं। अब तीसरी उसमें बात ये आ जाती है कि शून्यकाल में जो सदन का अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो परमिशन दे सकता था, लेकिन नहीं दी गई। इन्होंने इस सारे सत्र को डिजाइन ही ऐसे किया है कि टोटल 3 दिन बिजनेस हो सके, क्यों बीच में छुट्टियां थी, इनको मालूम है। ऐसा थोड़ा था कि इनको गुरु नानक जयंती जी की और बाकी शनिवार इतवार का पता नहीं था क्या। तो जब इतने डिले हो रहा था तो 2 दिन और डिले हो जाता तो क्या था। मैं आपको बताऊं, आप हमें कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डिले हुआ है नेता प्रतिपक्ष के लिए। हरियाणा में 15 को शपथ ग्रहण होना था, 17 का हुआ, और 8 से 17 में 9 दिन की देरी। मुझे बोलने दीजिएगा, क्यों विधायक 9 अक्टूबर से 24 तक शपथ क्यों नहीं दे सके? ये 15 दिन की देरी क्यों हुई? क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? हमसे देरी पूछते हो आप। इसमें किसी पत्रकार ने अभी तक पूछा ही सरकार है किसी व्यक्ति से? सरकार गठन के 8 दिन बाद से और 25 अक्टूबर को विधायकों ने लिया था शपथ। तो विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण और स्पीकर व डिप्टी चुनाव के लिए 25 अक्टूबर को 1 दिवसीय शपथ ग्रहण किया गया, और अब यह कहा गया कि वही जो शपथ ग्रहण वाला कार्य दिवस है उसी की कंटिन्यूटी है, ये नया दिन नहीं है। यानी जो ये दूसरा दिन सदन का होगा ये उसी की कंटिन्यूटी में है। तो कंटिन्यूटी कैसे हो गई? 19 दिन का विलंब हो रहा है, किसने नहीं पूछा? कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के अनुसार सदन में प्रश्नकाल में शामिल होने के लिए 10 डेज पहले आपको सवाल देने होते हैं। तो 25 और 10 में से 15 डेज, तो 15 दिन आप लेस कर दीजिए। 10 तारीख को तो शपथ ही नहीं ली थी किसी ने, तो कोई भी सवाल शून्यकाल में भी नहीं आ सकता। ना मंत्रिपरिषद उनके जवाब मांगेगी अपने डिपार्टमेंट से, ना कोई जवाब देगा। तो उन सवालों का फायदा ही क्या होगा करने का? अभी कोई कह रहे थे प्रवक्ता महोदय के कुछ सवाल करे जा सकते। कौन से सवाल? जो सरकार से संबंधित सवाल है, महकमों से संबंधित सवाल है, वो मिनिस्ट्रीज ने देने थे। फिर उसके बाद एक और चीज है कि जो अधिसूचना जारी करी 5 नवंबर को करी, मतलब तब भी तो 8 दिन का समय था। क्या सरकार को पता नहीं था कि हम 8 अक्टूबर को चुने हुओं की मीटिंग लेंगे? 17, 25 कितनी डेटें कर दी, तो ये 5 और 13 के बीच में भी 8 दिन का डिले क्यों है? 7 को कर लेते। तो हरियाणा है तो छोटा सा ही ना, 300 किलोमीटर में कहीं से भी कहीं रात को पहुंच सकते हो आप। तो इनका ऑनेस्टली इन्होंने सदन को पीरियड को डिस्कशन को रखा छोटा। ठीक है। पहले 6 महीने सदन की कार्रवाई चली नहीं और इसने मुख्यमंत्री ने सदन को भंग करवा दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो कि इतनी डिले के बाद सदन आता है 3 दिन के लिए, और उस पे ना तो कोई विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। ये 5वीं डिबेट है इस विषय पे। हमारा नहीं हो रहा, हमने अपनी मजबूरी बता दी, हमारी तो जो है कि लेट हो रहा है,
अब इसमें क्या निकालना चाहते हो आप? जो सरकार से सवाल आप करते नहीं कि जो इनका फ्लोर मैनेजमेंट है, मैं उस पर ये सवाल उठाए थे, उस पर कोई तो सवाल पूछता, हमने पूछे तो जवाब नहीं लेने देते, एंकर टाल जाते हैं। ठीक है इसका सर, ठीक है। ओंकार सिंह जी जस्टिफाई कर रहे हैं अरोड़ा साहब, इसका मतलब तो ये उनकी बातों से कि नेता प्रतिपक्ष ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। देखिए, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जनता की समस्याओं से सरोकार होना चाहिए। इनेलो ने 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए और 8 के 8 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मुद्दा तो सत्र की तैयारी से संबंधित है और मेरे को समझ नहीं आया कि पहली बार भी बिद्दू रावल को बोलने का मौका दे दिया, दूसरी बार भी उसी को मौका दे दिया। अगर आपने सत्ता पक्ष कोई टाइम देना है 15 मिनट। ओंकार सिंह जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोककर ये बता रहा हूं कि टेक्निकल इशू था, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं दोबारा से बिद्दू रावल जी के पास गया, वरना मैं वरना मैं ललित जी के पास गया था, आप लोगों की गुरमीत जी के पास भी गया था, आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे कमांड मिला था कि अभी बाकी लोग कनेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं बिद्दू रावल जी के पास गया। विशेषाधिकार अगर आपने दे भी दिया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर टेक्निकल इशू है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। टेक्निकल इशू, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही तो मैं कैसे बात करूंगा आप लोगों से, बताइए। इसीलिए मैं गया था, वरना मेरी आदत है पहले सबको एक एक राउंड में मैं मौका देता हूं। ओंकार सिंह जी बोलिए अब। चलिए मैं मान गया आपकी बात को। देखिए, सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने, इनेलो ने 8 प्रस्ताव जो दिए वो महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं, पहला प्रस्ताव जो है वो जितनी कॉलोनियां अब तक कट चुकी हैं उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रजिस्ट्रियां बंद हैं। एक आम गरीब व्यक्ति अगर प्लाट खरीदना चाहता है तो जो भी अप्रूव्ड कॉलोनी है उसके प्लाट का रेट 25 से 50 हजार रुपए तक गज का होता है। एक गरीब आदमी कहां से खरीदेगा? ये इनेलो ने सोचा कि इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। परिवार पहचान पत्र से जनता पीड़ित है, डीएपी खाद नहीं मिल रही। इसके साथ साथ सरकार ने बोला था, मुख्यमंत्री मोदी ने बोला था एमएसपी पे 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदी जाएगी, वो नहीं खरीदेगी। इस सारे मुद्दे इनेलो ने उठाए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी 2019 से पहले विपक्ष की भूमिका में इनेलो थी, कांग्रेस नहीं थी। 19 से 24 तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रही, लेकिन इन्होंने विपक्ष का रोल कोई अदा नहीं किया। हाँ, इन्होंने इस चुनाव से पहले एक परसेप्शन, एक नैरेटिव जरूर सेट कर दिया था